हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो भी प्रीवियस लेक्चर्स थे हीट ट्रांसफर में, उसमें हमने कंडक्शन और कन्वेक्शन पढ़ लिया। अब आएगा हीट का जो बेटा थर्ड मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। तो अब हम बात करेंगे कि हीट ट्रांसमिशन रेडिएशन से कैसे होता है। देखिएगा बेटा, रेडिएशन जो है ये हीट ट्रांसमिशन का सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस है। जैसे सूरज से, सन से हमारे तक जितनी गति में लाइट आती है, अपने साथ बेटा गर्मी भी लेके आती है, हीट भी लेके आती है। तो दिस इज द फास्टेस्ट प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसमिशन। तो पहला आएगा फास्टेस्ट प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसमिशन। फर्स्ट थिंग, इट takes place with the speed of light, means 3 into 10 power 8 meter per second। क्लियर? जैसे कंडक्शन में बगैर मीडियम नहीं होता था, कन्वेक्शन बगैर मीडियम नहीं होता था, इसके लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं है। तो नो कंपल्शन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मीडियम का होना आवश्यक नहीं है, यानी कि इट कैन ट्रांसफर इन वैक्यूम जिसे हिंदी में निर्वात कहते हैं, इन वैक्यूम, ये वैक्यूम में भी ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर बेटा? दूसरा एक और बात है, रेडिएशन का बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि रेडिएशन जिस मीडियम से गुजरता है, क्योंकि आपको पता है लाइट जो है मीडियम के बगैर भी चलती है। अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जैसे ग्लास है, उससे लाइट गुजर जाएगी, वाटर है उससे गुजर जाएगी। तो रेडिएशन अगर मीडियम से गुजरता है तो उस मीडियम को हीट ट्रांसफर नहीं करता है, यानी उसको हीटअप नहीं करता है। तो जैसे अगर आप कहें कि हमारे एटमॉस्फेयर में रेडिएशन आता है तो इस एटमॉस्फेयर को हीटअप नहीं करता। आप कहोगे नहीं, हमारा एटमॉस्फेयर तो हीटअप होता है, वो रेडिएशन के प्रोसेस से नहीं होता है, वो हमारे अर्थ प्लैनेट के सरफेस के द्वारा हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद री रेडिएशन से होता है, उससे वहां पर आता है। अदरवाइज इसका मैं एक एग्जाम्पल बताऊं, जैसे एक साइंटिस्ट ने इसमें प्रैक्टिकल किया था, प्रयोग किया था, और वो क्या था, उसने एक आइस का लेंस बनाया। या तो हम लोग जब छोटे थे तो लेंस को लेते थे, सूरज की रोशनी को उस पर डालते थे और फिर एक पेपर के ऊपर फोकस करते थे तो पेपर जल जाता था। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, ये लेंस ग्लास का ना लेकर के ये किसका लिया, आइस का लेंस लिया। अब सोचो बेटा, आइस ठंडी है, तो अगर ठंडी बर्फ से तुम्हें पता धूप गुजरेगी तो कायदे से तो वो जो आइस का लेंस है उसे ठंडा कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मतलब इस आइस लेंस से, जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री या उससे कम है, वहां से भी जब लाइट गुजरती है तो वो उतनी ही हीट को यहाँ पर ट्रांसफर करती है। इस आइस लेंस से गुजरने के बाद भी ये लाइट जो होती है इस पेपर को एक जगह पर फोकस करने पर जला देता है। और इस दौरान अगर आप इस आइस लेंस के कांटेक्ट में थर्मामीटर रखिए, सेंसिटिव थर्मामीटर रखिए, उस थर्मामीटर में उस आइस लेंस का टेम्परेचर रत्ती भर भी चेंज नहीं होता है। इसका मतलब रेडिएशन से जब हीट ट्रांसफर होता है तो वो इंटरवेनिंग मीडियम को हीटअप नहीं करता है। तो यानी कि डज नॉट द इंटरवेनिंग मीडियम। तो रेडिएशन जो होते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, ये लाइट की सारी प्रॉपर्टीज को, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एक्सेट्रा, सभी को फॉलो करते हैं। बस एक ही फर्क है कि इनकी वेवलेंथ इससे अलग हो सकती है। तो अगला पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, मैं डिक्टेट कर रहा हूं कि रेडिएशंस फॉलो द ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द विजिबल लाइट, मींस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इन सभी को फॉलो करता है। बस एक ही फर्क है कि इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ विजिबल लाइट से अलग हो सकती है। ठीक है? एब्जॉर्प्टेंस, रिफ्लेक्टेंस आर से लिखेंगे, एंड ट्रांसमिटेंस इसे टी से लिखेंगे। तो ये 3 टर्म है, इनको हम यहां पर डिफाइन करने जा रहे हैं। अब हुआ कि ये होता क्या है, देखिएगा इसके नाम और देख लीजिएगा। एब्जॉर्प्टेंस को बेटा एब्जॉर्प्टिविटी भी कहते हैं, तो अगर कहीं पर एब्जॉर्प्टिविटी यूज हो से आप समझिए। रिफ्लेक्टेंस को रिफ्लेक्टिविटी भी कहेंगे, ट्रांसमिटेंस को ट्रांसमिटिविटी भी कहेंगे। तो इनके ये नाम भी हो सकते हैं। बात समझिएगा, जब किसी सब्सटेंस के ऊपर, बेटा देखो एक सब्सटेंस है, इसके ऊपर जब हीट रेडिएशन गिरता है, मान लीजिए क्यू हीट रेडिएशन इसके ऊपर गिरता है, बेटा क्यू हीट रेडिएशन है, बेटा हीट रेडिएशन इसके ऊपर गिरता है,
तो ये सब्सटेंस इसका तीन तरह से इस्तेमाल कर सकता है। पहला, इसका कुछ हिस्सा ये रिफ्लेक्ट करता है, कुछ पार्ट ये एब्जॉर्ब कर लेगा जिससे इसका खुद का टेम्परेचर बढ़ेगा, कुछ हिस्सा ये अगले मीडियम को ट्रांसमिट करेगा, इसे QT लिख लीजिएगा। ठीक, तो बेटा आप समझे, क्यू रेडिएशन अगर किसी सब्सटेंस पे गिरा, इसे तीन तरह से उपयोग करेगा। कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब करेगा, इससे इसका खुद का टेम्परेचर बढ़ता है, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट करता है और कुछ हिस्सा ट्रांसमिट करता है अगले मीडियम में या अगले पोर्शन में। ठीक, तो यहां पर ये जो एब्जॉर्बटेंस होता है, इसका क्या मतलब हुआ, पहले ध्यान रखिएगा। एब्जॉर्बटेंस, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट। बेटा देखिएगा, एब्जॉर्बटेंस मतलब हुआ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय टोटल हीट इंसिडेंट, ये पहला फार्मूला है। सेकंड अगर आप ले लें तो क्या आएगा, रिफ्लेक्टेंस, R से लिखा है, यह आएगा अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड अपॉन टोटल हीट इंसिडेंट। यह थर्ड इज ट्रांसमिटेंस, ट्रांसमिटेंस इसे आप T से लिख रहे हैं, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड QT अपॉन टोटल हीट इंसिडेंट। तीन पार्ट आते हैं, तो ये तीन डेफिनेशन बड़ा सिंपल सा। तो A, R एंड T आर यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ये यूनिटलेस है और डायमेंशनलेस है। अगर हम इन तीनों को ऐड करें, एडिंग इक्वेशंस A प्लस R प्लस T इक्वल टू QA, और आपको पता है बेटा QA प्लस QR प्लस QT इसी का हिस्सा थे, यानी इनका टोटल इसके बराबर ही है, तो ये कैंसिल होगा, तो ये 1 आएगा। इसका मतलब क्या बचा कि एब्जॉर्प्टिविटी या एब्जॉर्बटेंस पर रिफ्लेक्टिविटी प्लस ट्रांसमिटिविटी का जो सम है वो 1 के बराबर, ये बात है, ये आप ध्यान रखें। तो आप ये ध्यान रखिएगा, A प्लस R प्लस T इक्वल टू 1। क्लियर? अब इसमें अगर हम एक छोटा सा केस बना लें, या छोटे छोटे एक दो केस बताइएगा, किसी सब्सटेंस की ट्रांसमिटिविटी अगर आप मान लें कि 0 है, यानी वो पड़ने वाली लाइट का कोई भी हिस्सा ट्रांसमिट नहीं करता है, तो इफ T इक्वल टू 0 तब ये क्या हो जाएगा, A प्लस R इक्वल टू 1 हो जाएगा। केस 2, if R equal to 0 then A equal to 1 हो जाएगा। A equal to 1 का मतलब समझे बेटा, ऐसे सब्सटेंस की जिसकी रिफ्लेक्टिविटी 0 है, जिसकी ट्रांसमिटिविटी 0 है। रिफ्लेक्टिविटी मतलब अपने उस सब्सटेंस, मान ली मेरा ये हाथ एक सब्सटेंस है, इसके ऊपर पड़ने वाली लाइट का कोई हिस्सा रिफ्लेक्ट ही नहीं होता है, तो रिफ्लेक्टिविटी 0। ट्रांसमिटिविटी 0 का मतलब होता है इसके ऊपर पड़ने वाली लाइट दूसरी तरफ ट्रांसफर नहीं होती है, और तब एब्जॉर्प्टिविटी का 1 होना बताता है कि उसके ऊपर जितनी लाइट पड़ती है वो 100%, 1 इज व्हाट, 100%, ये 100% रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसा सब्सटेंस जो 100% उसके ऊपर गिरने वाली वेवलेंथ या रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसे परफेक्ट ब्लैक बॉडी कहते हैं। तो आप देखिएगा, इट्स एब्जॉर्प्टिविटी इज 100%, लिखेंगे इट मीन्स absorptivity of such bodies is 100%। और जिन बॉडी के एब्जॉर्प्टिविटी 100% यानी अपने ऊपर पड़ने वाली 100% लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, मैं लाइट बार बार बोल रहा हूँ, रेडिएशन बोलना बेटर होगा, जो अपने ऊपर गिरने वाले 100% रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, उससे हम परफेक्ट ब्लैक बॉडी कहते हैं। सच बॉडीज आर कॉल्ड, और क्या कहलाती हैं, ऊपर लिखते हैं बेटा, सच बॉडीज आर कॉल्ड परफेक्ट ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। इन्हें परफेक्ट ब्लैक बॉडी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉडीज 100% रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती है। एक टर्म अगला लेते हैं बेटा, एमिसिव पावर, हम E से लिखें।
एमिसिव पावर क्या है बेटा? रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी। एक चीज समझिएगा, ईच एंड एवरी बॉडी emits radiation of certain wavelengths depending upon its own temperature। तो हर बॉडी का जो उसका टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग रेडिएशन को हमेशा एमिट करता रहता है। ठीक है, हर चीज, गर्मी में कोई चीज देखो, हमारे घर की दीवारें बड़ी गर्म होती तो ऐसा लगता है कि उससे हीट एनर्जी खूब सारी हमारे लिए धधक रही है। वही जाड़े में हमारे घर की जो दीवारें होती वो ठंडी लगती हैं। तो हर सब्सटेंस, हर बॉडी अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सर्टेन वेवलेंथ के रेडिएशन को एमिट करता है। तो हर सब्सटेंस अगर अपने सरफेस से रेडिएशन को एमिट करता है तो वहां पर एक डेफिनेशन आती है, क्या? रेडिएशन एनर्जी या रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एमिसिव पावर। तो रेडिएंट एनर्जी एमिटेड per second from per unit surface area of the body is called emissive power। E ये बोलते हैं। इसका मतलब इसका यूनिट क्या हो गया? यूनिट ऑफ ई हो जाएगा, देखो बेटा, रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड, इसका मतलब हो जाएगा, देखो, एनर्जी पर सेकेंड का मतलब, पर सेकेंड मतलब जूल पर सेकेंड पर यूनिट सरफेस एरिया पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया एमिसिव पावर की ये डेफिनेशन हो गई। अब यहां पर एक और टर्म लेना चाहते हैं, एमिसिविटी। एमिसिविटी इसे स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। बेटा ये जानते क्या होता है? ये किसी भी प्रैक्टिकल बॉडी, एक टर्म परफेक्ट ब्लैक बॉडी लाया था, उसको डिटेल और करेंगे आगे, तो उससे पहले बात करें, किसी भी प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी की जो एमिसिव पावर है उसकी वैल्यू और परफेक्ट ब्लैक बॉडी की जो एमिसिव पावर है उसकी वैल्यू का ये रेशियो होता है। तो वास्तव में एमिसिविटी इज व्हाट? एमिसिविटी इज रेशियो ऑफ एमिसिव पावर, एमिसिव पावर ऑफ प्रैक्टिकल बॉडी अपॉन एमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। या तो आप ध्यान रखिएगा, एमिसिविटी इज एमिसिव पावर ऑफ द प्रैक्टिकल बॉडी, यानी जो हमने प्रैक्टिकल बॉडी लिया है, और परफेक्ट ब्लैक बॉडी अगर अभी नहीं क्लियर है 5 मिनट रुकिए, उसके बाद क्लियर और हो जाएगा। क्योंकि परफेक्ट ब्लैक बॉडी एक फिनोमिना है, एक कंसेप्शन है जो अपने ऊपर पड़ने वाले सारे रेडिएशन को 100% एब्जॉर्ब कर लेता है। रियल लाइफ की जो प्रैक्टिकल बॉडीज है वो बेटा जो रेडिएशन उसके ऊपर पड़ता है उसका 100% एब्जॉर्प्शन नहीं करता है। आप सभी को पता है, हर बॉडी अगर उसकी एमिसिव पावर बहुत ज्यादा है तो वो भी क्या होगा, बहुत बड़ा हिस्सा एब्जॉर्ब करेगा, कुछ हिस्सा उसके सरफेस से रिफ्लेक्ट भी होता है, कुछ पड़ोसी मीडियम को या पड़ोसी बॉडी को भी ट्रांसफर होता है, लेकिन परफेक्ट ब्लैक बॉडी 100% एब्जॉर्ब करता है। तो एमिसिविटी का मतलब हुआ, देखो, एमिसिव पावर ऑफ द प्रैक्टिकल बॉडी यानी ई प्रैक्टिकल बॉडी, फर्क सिंबल में देख लीजिएगा, एमिसिव पावर को कैपिटल ई से लिख रहे हैं, एमिसिविटी को स्मॉल ई से, और ये आ जाएगा ई ऑफ द ब्लैक बॉडी या परफेक्ट ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो इसका मतलब ये भी एक डायमेंशनलेस यूनिटलेस वैल्यू है। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ की बात कर लें इस जगह पर रेडिएशन में। बेटा किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है कि रेशियो ऑफ द एमिसिव पावर टू द एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ अ बॉडी at all temperatures। तो आप ध्यान रखिएगा, रेशियो ऑफ द एमिसिव पावर टू द एब्जॉर्प्टिव पावर इज सेम फॉर ऑल सब्सटेंसेस एट द सेम टेम्परेचर। ये क्या कहता है? रेशियो ऑफ एमिसिव पावर एंड एब्जॉर्प्टिव पावर is same
for all substances at the same temperature, ठीक, and is equal to emissive power of the perfect black body at that temperature. E ध्यान रखिएगा बेटा, E is emissive power, कैपिटल E से लिखते हैं. एब्जॉर्प्टिव पावर A किसके लिए बेटा? प्रैक्टिकल बॉडी, and that is equal to E for perfect black body. ये बता रहा है. तो आप देखिए क्या है, एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो प्रैक्टिकल बॉडी के लिए सेम होता है, सेम टेम्परेचर पर, इक्वल टू द एमिसिव पावर ऑफ द परफेक्ट ब्लैक बॉडी. ये हो. तो देखिएगा बेटा, किरचॉफ्स लॉ का कंक्लूजन क्या निकला कि जो सब्सटेंस हीट के या रेडिएशन के अच्छे एमिटर होते हैं वो अच्छे एब्जॉर्वर भी होते हैं. तो इसका कंक्लूजन ये आया, गुड एब्जॉर्वर्स ऑफ द रेडिएशन और हीट आर गुड एमिटर ऑल्सो. मतलब तुम्हें पता है बेटा, जो सब्सटेंस जिस वेवलेंथ के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, अगर उन सब्सटेंस को हीट अप करें हाई टेम्परेचर पर, तो उन्हीं वेवलेंथ को वो एमिट करते हैं जिसको उन्होंने एब्जॉर्ब किया था. राइट. तो ये क्या बताता, कंक्लूजन आया, लिखोगे दैट इज गुड एब्जॉर्वर्स, गुड एमिटर ऑफ रेडिएशन ऑल्सो. ठीक, आप इसे लिखे, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आप उसे इलेबरेट कर लें. यानी जो सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस जिस वेवलेंथ के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, अगर उसको हाई टेम्परेचर पर हीट अप किया जाए उस सब्सटेंस को, तो वो सेम वेवलेंथ को एमिट भी करता है. इसका मतलब गुड एब्जॉर्वर्स आर गुड एमिटर ऑल्सो. तो ध्यान रखना, किरचॉफ लॉ का आउटकम क्या बना, जो अच्छे एब्जॉर्वर होते हैं रेडिएशन के, वो अच्छे एमिटर भी होते हैं. ठीक है. परफेक्ट ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी वो बॉडीज होती हैं जो अपने ऊपर गिरने वाले 100% यानी रेडिएशंस ऑफ ऑल वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. परफेक्ट ब्लैक बॉडीज आर दोज विच एब्जॉर्ब्स रेडिएशंस ऑफ ऑल वेवलेंथ इंसिडेंट ऑन इट. यानी विच एब्जॉर्ब्स रेडिएशंस ऑफ ऑल वेवलेंथ इंसिडेंट ऑन इट. तो इसका मतलब परफेक्ट ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्प्टिविटी 100% होती है. दैट इज A इक्वल टू 1 फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी. लेकिन किरचॉफ लॉ से तुम्हें पता है बेटा, अभी बताया है कि गुड एब्जॉर्वर्स आर गुड एमिटर ऑल्सो. तो अगर इसकी एब्जॉर्प्टिविटी 100% होती है, देयरफॉर आप कहोगे कि सर इसकी एमिसिविटी भी 100% 1 होगी. तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी अपने ऊपर गिरने वाले सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्प्टिविटी 100% और एमिसिविटी भी 100% होगी. तो ये बात आ गई. तो अब बात मन में क्या आएगा, क्या परफेक्ट ब्लैक बॉडी कलर में ब्लैक होती है? नहीं बेटा, जरूरी नहीं है. या आप क्या लिखोगे, परफेक्ट ब्लैक बॉडी नीड नॉट बी ब्लैक इन कलर. जरूरी नहीं वो कलर में ब्लैक हो, क्योंकि परफेक्ट ब्लैक बॉडी वो भी होती हैं जो न केवल सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लें, बल्कि वो हर सारे पॉसिबल वेवलेंथ के रेडिएशन को एमिट करें. तो तुम्हें पता है हमारे नेचर में सन जो है वो सारे पॉसिबल रेडिएशंस को एमिट करता है. तो सन इज टेकन एज ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी बिकॉज इट्स एमिसिविटी इज 100%. एग्जाम्पल आप लिख लें, सन. व्हाई? बिकॉज it emits radiations of all wavelength. तो इसका मतलब E इसका 1 होता है. तो सन इज टेकन एज परफेक्ट ब्लैक बॉडी. ठीक है बेटा. अब हुआ कि हम रियल लाइफ में क्या ऐसी बॉडी बना सकते हैं जो 100% रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करे और 100% को एमिट कर सके अगर उसको हाई टेम्परेचर पे हीट अप करें. तो फेरी ने एक ऐसा डिजाइन बनाया था, उसे फेरीज ब्लैक बॉडी कहते हैं. फेरी ने लैब में एक बेटा डिजाइन बनाया एक बॉडी का और कहा कि अगर कोई बॉडी 100% नहीं तो मैक्सिमम रेडिएशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, उसका डिजाइन कुछ ऐसा होगा. उसने क्या किया, एक डबल वॉल इवैक्यूएटेड चैम्बर बनाया. डबल वॉल ये था कि अगर अंदर वाली वॉल से रेडिएशन बाहर जाए भी तो बाहर वाला रोक ले. तो ये इवैक्यूएटेड डबल वॉल चैम्बर. ध्यान रखिएगा, डबल वॉल 2 वॉल है. इवैक्यूएटेड, यहां पर वैक्यूम रखा जाता है.
यहाँ पर, और इवैक्यूएटेड चैम्बर बनाया। इसके अंदर की जो वॉल है बेटा, ध्यान रखिएगा, अंदर की जो वॉल है इसको बिल्कुल कार्बन ब्लैक से काला कर दिया। तो इसको बिल्कुल कार्बन ब्लैक से काला किया, बिल्कुल बेटा काला। तो इनर वॉल इज पेंटेड ब्लैक, ये किया, ये ब्लैक है बेटा, ये पेंटेड ब्लैक। और इसमें बेटा बहुत ही महीन सी ओपनिंग थी, और इस ओपनिंग से उसने कहा कि अगर रेडिएशन कोई गिरेगा, ये रेडिएशन इंसिडेंट होगा। तो कुछ देखो, पता है तुम्हें, जब कोई रेडिएशन 90 डिग्री पे ये ऐसे गिरता सरफेस पे, तो चांस होता है इसका कुछ हिस्सा वापस रिफ्लेक्ट हो जाए। चाहे तुम कहो कि सर ये सरफेस तो ब्लैक है, एब्जॉर्ब कर लेगा, नहीं होगा। मतलब आप इमेजिन करिए 0.001% भी करे तो इससे यहां पर पढ़ के जो कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होकर बाहर जा सकता है उसे रोकना है। क्यों रोकना है? क्योंकि इसकी एमिसिविटी 100%, एब्जॉर्बिविटी 100% होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर जो कुछ पड़े वो सबको एब्जॉर्ब कर ले। इसलिए यहां पर एक बेटा ऐसे प्रोजेक्शन टाइप का बनाते हैं, एक ऐसा कोन बना लेते हैं। इससे क्या होगा, अगर इसके ऊपर जो रेडिएशन गिरेगा वो यहां से क्या होगा, अंदर ही फिसल जाएगा, हल्का सा डिविएट होगा। मतलब इस पे ये जो रेडिएशन गिरा ये बाहर नहीं जा सकता। और इस तरह से देखो, यहां पड़ेगा, ये काला कलर है, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ भी नहीं जाने देना चाहेगा। मान ले थोड़ा हिस्सा जाने दिया तो उसका ये एब्जॉर्ब करेगा, थोड़ा और हिस्सा गया तो ये एब्जॉर्ब करेगा, और फाइनली ये पूरा का पूरा हिस्सा अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, और पूरा का पूरा रेडिएशन अंदर जो है वो रह जाएगा। ये ओपनिंग बेटा पिन होल होता है, जैसे पिन जैसा होल करते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे कि कोई रेडिएशन बाहर निकलने का मौका ना पाए। तो ये फेरीज ब्लैक बॉडी है, डबल वॉल इवैक्यूएटेड चैम्बर होता है, अंदर से ये कार्बन ब्लैक होता है, ब्लैक कलर से आप पेंट करते हैं। ये पिन होल होता है, यहां से रेडिएशन पड़ता है, इस प्रोजेक्शन पे पड़ के लाइट फिसल के अंदर रह जाती है, बाहर नहीं निकलती है। और जब ये सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ब्लैक बॉडी की तरह काम करेगा। 100% एब्जॉर्बिविटी नहीं है तो भी 99.99 तो हो सकती है, 99 तो बिल्कुल हो सकती है। हाँ, अगर इस परफेक्ट ब्लैक बॉडी ने सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया है, तो अगर आप इसको हाई टेम्परेचर पे हीट अप करें तो ये बेटा जिन रेडिएशंस को, जिन वेवलेंथ के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है उनको एमिट भी करेगा, अगर आप इसको हाई टेम्परेचर पर हीट अप करते हैं। बिकॉज गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर ऑल्सो। एक आईआईटी स्क्रीनिंग में क्वेश्चन आया था, मैं इसको बताऊं। देखो एक क्वेश्चन है, इवन मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में ले लूं, ये एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, क्वेश्चन है आईआईटी स्क्रीनिंग में आया है, स्क्रीनिंग। ये इसमें ये क्या कहता है कि एक बेटा परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, उसको रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है। अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज एट द रूम टेम्परेचर, आपने अपने रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है। when it is thrown in a furnace, एक भट्टी में आप बेटा इसको अगर फेंक दें, तो एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी है। ब्लैक बॉडी है बेटा, आप ध्यान रखना, आम जीवन में परफेक्ट ब्लैक बॉडी ब्लैक ही होगी, क्योंकि सूरज को तो ले नहीं आएंगे। तो एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, यानी वो ब्लैक कलर की है, बिल्कुल ब्लैक। आप उसे फर्नेस में, यानी एक भट्टी में, आग से जलती हुई भट्टी में फेंक दें, तो शुरू में आप उसे देखते रहें तो क्या होगा, वो शुरू में जो ब्लैक था आपको ब्लैक दिखेगा। धीरे धीरे वो भट्टी के जो टेम्परेचर है, हीट है, उसको एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा। तुम्हें पता है परफेक्ट ब्लैक बॉडी सारे रेडिएशन जो उसके अंदर मौजूद है सबको एब्जॉर्ब करेगा। धीरे धीरे वो उस फर्नेस के अंदर के सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब उसे एब्जॉर्ब कर लेगा तो धीरे धीरे, याद करो, वो खुद उसी कलर का हो जाएगा जिस कलर की भट्टी का अंदर आग है। तो धीरे धीरे वो सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो अब वो ब्लैक नहीं दिखेगा। तो इमेजिन करो एक लोहे का गोला है, लोहे जैसा दिखता है, लेकिन आग में डाल दो, थोड़ी देर बाद बिल्कुल तप करके सूरज जैसा एकदम लाल लाल दिखेगा। तो यानी अगर आप उसे फर्नेस में भेजेंगे तो वो क्या आ जाएगा बेटा, इनिशियली जो होगा वो हल्का सा डार्क बॉडी लगेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो दिखना बंद हो जाएगा। दिखना क्यों बंद हो जाएगा? क्योंकि उसका जो टेम्परेचर और भट्टी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, तो फिर उससे सारे रेडिएशन वो एमिट होने शुरू हो जाएंगे जिसको उसने एब्जॉर्ब किया है, तो उसके बाद वो डिसअपियर हो जाएगा। तो लिखोगे देन इनिशियली
it appears dark and finally disappears क्यों? क्योंकि आपको दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो इतना गर्म हो जाएगा कि उससे भी वही कलर का आप कह सकते हैं हीट निकलेगा, जैसा हीट जो है वो बेटा फर्नेस का है, तो उसको आपको उसमें अंतर नहीं लगेगा, वो डिसअपियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लीजिएगा, देखो, फॉर अ बॉडी ट्रांसमिटेंस is 1/6 and reflectance is 1/3. Find out absorptance बताना है। तो सोल्यूशन में आइएगा, आप देखिएगा, देखो ट्रांसमिटेंस मतलब T हुआ 1/6 है, रिफ्लेक्टेंस का मतलब R इक्वल टू 1/3 है। ए ये पूछ रहे हैं, तो पता है R प्लस T प्लस A इक्वल टू 1 होता है। तो R क्या है 1/3 प्लस 1/6 प्लस A इक्वल टू 1, तो ये कितना हो जाएगा? तो अगर आप सॉल्व करें तो A कितना हो जाएगा? 6 एलसीएम अगर आप ले लें तो 6 माइनस 2 माइनस 1, 6 माइनस 3 इक्वल टू 3/6 आएगा, तो A इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। ठीक, तो आप देख लें एब्जॉर्बेंस हाफ आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला आप ध्यान रख के लगा। पहला, एवरी बॉडी emits radiation at all temperatures. Every body emits radiation at all temperatures of its surface except 0 केल्विन। मतलब किसी बॉडी का कोई भी टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंग वो रेडिएशन एमिट करता है, बस 0 केल्विन पे नहीं, क्योंकि 0 केल्विन माइनस 273 डिग्री सेल्सियस हुआ, उस पे उससे कोई रेडिएशन एमिट नहीं होता है। तो हर बॉडी अपने टेम्परेचर के, अपने सरफेस के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेडिएशन एमिट करता है। ठीक है। सेकंड है पॉइंट, एवरी बॉडी absorbs radiations from the surroundings। सराउंडिंग से रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। तो बड़ा सिंपल सा बात है, आप देखिएगा, ये बॉडी है, इसका टेम्परेचर T केल्विन है, ये सराउंडिंग है, इसका टेम्परेचर T0 केल्विन है। तो ये अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कुछ रेडिएशन को एमिट करेगा, मान ले E एमिट करता है, साथ ही साथ सराउंडिंग के हिसाब से कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। तो बेटा ये अपने सरफेस के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये रेडिएशन मान ले एमिट करता है और ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। तो बताओ बेटा इसका नेट रेडिएशन एब्जॉर्ब क्या हो जाएगा? E माइनस E0। तो आप देखिएगा, नेट रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब, अगर मैं E डैश से लिख लूं तो आएगा E माइनस E0। क्लियर बेटा? ये आ, अब आप ध्यान दीजिएगा, ये अपने टेम्परेचर की वजह से इतनी रेडिएशन एमिट करता है, सराउंडिंग का देखो, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर था, उसके अकॉर्डिंग ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। अब होगा कि सर इस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, क्योंकि इस किस पे डिपेंड करता है। अगर ये ज्यादा हीट एमिट करे, एब्जॉर्ब कम करे, तो टेम्परेचर तो घटेगा। जैसे आप बताओ जाड़े में याद करो, हमारी जो दीवार होती हैं वो बड़ी ठंडी लगती हैं। क्यों? क्योंकि वो एमिट ज्यादा हीट करती हैं, एब्जॉर्ब कम करती हैं। क्यों एमिट ज्यादा करती हैं? क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर बड़ा लो है, बहुत ठंडक है, लो। तो दीवार की जो हीट है वो, तुम्हें पता है हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर रहता है, दीवार की हीट हम सराउंडिंग में आ जाती है। तो इसलिए क्या होता है, दीवारें बड़ी ठंडी लगती हैं, यहाँ पर है। तो बताइएगा, और गर्मी में उल्टा है, गर्मी में सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है तो दीवार हीट को एब्जॉर्ब करती है। तो जब ये हीट जो एमिट करने वाली अगर ज्यादा हो गई और ये कम हो गई, तो ये कम है ये ज्यादा है, तो इसका मतलब ये बॉडी जो हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, इसका टेम्परेचर जो होगा वो घटेगा। कंक्लूजन बताएं, देखो अगर ये ज्यादा होगा या ये कम, तो देखिए इफ E इज ग्रेटर देन E0, तो देखो एमिट ज्यादा कर रहा है, एब्जॉर्ब कम हीट कर रहा है। तो जब ज्यादा एमिट कर देगा हीट, जैसे जाड़े में दीवारें ज्यादा हीट एमिट कर देती हैं, कूल डाउन हो जाती हैं और टेम्परेचर घट जाता है बॉडी। तो आप क्या लिखोगे? देन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस। तो आप लिखोगे देन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी
डिक्रीजेस, घटता है। क्यों? आपने हीट खो ज्यादा दिया और पाया कम, तो आप ठंडे हो जाओगे। तो ठीक है, डिक्रीजेस मतलब बॉडी कूल हो जाएगी, ठंडी। अब अगला देखिएगा, इफ ई इज लेस देन ई नॉट, यानी इस बॉडी ने हीट एमिट कम किया, खोया कम, पाया ज्यादा, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी? ये गर्म हो जाएगी। देन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस, यानी बॉडी बिकम्स मोर हॉट, या हॉट हो जाएगी। थर्ड अगर आप देखें तो लिखें इफ ई इक्वल टू ई नॉट, मतलब जितना रेडिएशन ई और ई नॉट है, एमिटेड रेडिएशन एब्जॉर्ब रेडिएशन जो होता है वो अगर सेम होता है तो उस बॉडी के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है। देन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। ये लॉ जो होता है, ये वाले पॉइंट ये बताए, ये 0 केल्विन पे नहीं लगेगा, तो दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल एट 0 केल्विन। शुरू किया है, इधर टेम्परेचर लिया है, T है बेटा, टेम्परेचर, इसे कैपिटल T से डिनोट किया है। इधर क्यों? टाइम है बेटा, ये स्मॉल t है। ये टाइम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बना रहा है। फॉर टू बॉडीज x एंड y, तो एक बॉडी ऐसे आती है, देखो ये x हुआ और ये y हुआ, दो बॉडी के लिए लिया है, ये x और ये y के लिए, ये दो टी ग्राफ, टेम्परेचर टाइम ग्राफ फॉर टू बॉडीज x एंड y ऑफ सेम सरफेस एरिया इज शोन। देन फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। Ex is greater than Ey and Ax is less than Ay. Ex is less than Ey and Ax is greater than Ay. Ex is greater than Ey and Ax is greater than Ay. Ey and Ax is less than Ay. ठीक है, ये चार ऑप्शन है। एक बार देखिएगा बेटा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आईआईटी स्क्रीनिंग में आया हुआ है। टी यानी टेम्परेचर है, स्मॉल टी टाइम है, तो टेम्परेचर टाइम ग्राफ टू बॉडीज एक्स एंड वाई, तो टेम्परेचर टाइम ग्राफ फॉर टू बॉडीज एक्स एंड वाई ऑफ द सेम सरफेस एरिया, मतलब दोनों बॉडीज का सरफेस एरिया सेम है, ठीक है, आर शोन। फाइंड द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन बताना है। ई का मतलब बेटा एमिसिविटी होता है और ए का मतलब एब्जॉर्प्टिविटी होता है। तो इस ग्राफ से आप पहले देखो बेटा, इसमें हो क्या रहा है कि ये जब बॉडी, आप ध्यान से देखिएगा, समय के साथ इसका टेम्परेचर तेजी से घट रहा है। आप बताओ बेटा, इसमें और इसमें देख करके बताइए, तो आप क्या पाते हैं कि सेम टाइम पर आप यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर ले, आप माने टाइम टी नॉट है, इस टाइम पे देखो बेटा, इसका टेम्परेचर T1 है और सेम टाइम पर इसका टेम्परेचर T2 है। तो आप बताइएगा, दोनों का ग्राफ x और y का सेम जगह से स्टार्ट हुआ और सेम टाइम t नॉट पर देखो x का टेम्परेचर T1 जो हो गया वो कम हो गया और y का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा ज्यादा है। देखो ये वैल्यू ज्यादा है, ये कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x ने अपनी हीट का लॉस बड़ा तेजी से किया है, तभी तो देखो टेम्परेचर कम हुआ है। तो यहां पर आप सोल्यूशन में आए तो आप पाएंगे, इसे इवन Tx लिख लें तो ज्यादा होगा, इसे Ty लिख लें तो देखो कि सिंस Tx इज लेस देन Ty, तो इसका मतलब टेम्परेचर ऑफ x बड़ी तेजी से गिरा है। इसका मतलब है x ने हीट का एमिशन बड़ा तेज किया है, मतलब उसके सरफेस से हीट बड़ी तेजी से एमिट हुई है, इसीलिए वो ठंडा हो गया है। देयरफॉर Ex इज ग्रेटर देन Ey। क्यों बेटा? जब टेम्परेचर सेम टाइम में x का ज्यादा गिर गया, इसका मतलब उसने हीट को बड़ी तेजी से एमिट किया है, इसका मतलब उसकी एमिसिविटी, x की एमिसिविटी y से ज्यादा है। और तो पता है बाय किरचॉफ्स लॉ, गुड एमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑल्सो। तो अगर x अच्छा एमिटर है तो एब्जॉर्बर भी होगा, तो देयरफॉर Ax इज ऑल्सो ग्रेटर देन Ay। तो आंसर क्या होगा? जिसमें Ex और Ax दोनों बड़े हों,
यहाँ EX बड़ा है लेकिन EX छोटा है, यहाँ EX छोटा नहीं होगा। देखो ये EX इज ग्रेटर देन EY एंड AX इज ग्रेटर देन AY किया है, तो इसलिए आंसर सी सही हुआ। तो आंसर इज सी, ये आएगा। ये IT स्क्रीनिंग में आया हुआ सवाल है। ठीक बेटा, ये हमने अभी इस चैप्टर में रेडिएशन में हमने थोड़ी सी फंडामेंटल बातें की। नेक्स्ट लेक्चर में रेडिएशन का 2 लेक्चर में हम स्टीफेंस लॉ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो बेटा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल कहीं से देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी करिए और अपने जानने वालों को सजेस्ट करिए। आगे हम इसमें आपकी मदद के लिए और ज़्यादा लेक्चर बढ़ाते जाएंगे। थैंक यू।